बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट की क्या क्या वजूहात हैं और उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नब्ज़े जहान। किसी भी तरह के रिसर्च बेस्ड मवाद को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अगली आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने इसी सीरीज़ के पार्ट 1 में मेन इश्यूज ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हुए दो मेन इश्यूज पढ़े थे, जिनमें से एक डॉलर डेफिसिट था और एक फिस्कल डेफिसिट था, जिसकी सारी डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप करते आए हैं। और पिछली वीडियो में हमने देखी थी सारी वजूहात जिनकी वजह से डॉलर डेफिसिट पैदा होता है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर फिस्कल डेफिसिट पैदा होता है और किस तरह से इसको हल किया जा सकता है। इससे पहले फिस्कल डेफिसिट को ठीक से समझने के लिए इसी सीरीज का पार्ट 1 देखें, जिसमें मैंने बताया था कि फिस्कल डेफिसिट असल में किस तरह से पैदा होता है। फिस्कल डेफिसिट उस वक्त पैदा होता है जब किसी मुल्क की इनकम कम हो जाए, यानी रेवेन्यू कम हो जाए और उसके अखराजात यानी एक्सपेंडिचर्स जो है वो बढ़ जाएं। तो ऐसी सूरत में फिस्कल डेफिसिट पैदा होता है। और मैंने साथ ही बताया था कि फिस्कल ईयर 2020 क्या है और फिस्कल ईयर 2020 में कितना रेवेन्यू बना और कितने ज़्यादा हमारे अखराजात थे, और इसकी बिना पर हमारे मुल्क में 2020 फिस्कल ईयर में कितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट मौजूद था। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि फिस्कल डेफिसिट हमेशा रुपीज़ में काउंट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं काजिज़ की। फिस्कल डेफिसिट की क्या क्या काजिज़ हैं। अगर काजिज़ को देखा जाए तो ये बेसिक काजिज़ हैं फिस्कल डेफिसिट की, जिनमें से पहली है वीक टैक्सेशन सिस्टम। इस पे मैंने तफसील से बात की थी इसी सीरीज के पार्ट 2 में, जब मैंने बताया था कि इस हुकूमत के आने से पहले पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम मौजूदा टैक्स सिस्टम से भी ज़्यादा ख़राब था और तकरीबन 0.57% लोग जो थे सिर्फ वही टैक्स देते थे इस हुकूमत के आने से पहले। लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद बहुत सी रिफॉर्म्स की गई और तकरीबन 2.2 मिलियन लोगों को ऐड किया गया। एक लिस्ट बनाई गई टैक्सेशन सिस्टम में जिसका नाम था एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, जिसमें 2.2 मिलियन लोगों को शामिल किया गया। लेकिन FBR की वीकनेस की वजह से इन 2.2 मिलियन लोगों में से भी 30% लोग टैक्स देने से इनकारी हैं। तो टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म्स करने के बावजूद भी टैक्स सिस्टम बहुत वीक है पाकिस्तान का। इस पे बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। तो वीक टैक्स सिस्टम जो है, इसकी वजह से रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो उसका जो दारोमदार है वो टैक्सेस पे ही होता है एक मुल्क के। तो टैक्सेस ही बहुत कम जमा होते हैं, इसलिए हमारे मुल्क में रेवेन्यू बहुत कम होता है। इसलिए वीक टैक्सेशन सिस्टम जो है वो डायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट को पैदा करता है। तो इसको तफसील से समझने के लिए वीक टैक्सेशन सिस्टम को इसी सीरीज के पार्ट 2 को देखिए, उसमें मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स बताई हैं। उसके बाद जो दूसरा काज है वो है लो टैक्स टू GDP रेशो। टैक्स टू GDP रेशो जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हर मुल्क की टैक्स टू GDP रेशो कम अज कम 30% होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उसकी अभी तक टैक्स टू GDP रेशो जो है वो 11% से बढ़ नहीं रही। तो पाकिस्तान में टैक्स टू GDP रेशो जो है वो बहुत कम है। इसके बाद जो है वीक टैक्स कंप्लायंस कल्चर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में टैक्स इकट्ठा नहीं होता और रेवेन्यू नहीं बन पाता और जितनी इनकम हमें चाहिए होती है हम नहीं हासिल कर पाते और अल्टीमेटली हमें कर्ज लेने पड़ते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो टैक्स कल्चर जो है ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा टैक्स से बचना चाहता है। उस पर टैक्स जब लागू किया जाता है तो वो उसको अदा करने की बजाय उसको जुल्म समझता है कि मुझ पे जुल्म हो रहा है, मुझसे टैक्स लिया जा रहा है। तो लोग जो है मुख्तलिफ रास्ते ढूंढते हैं किसी भी तरह से वो टैक्स से बच जाएं, टैक्स अदा ना करना पड़े। तो टैक्स कंप्लायंस कल्चर हमारे मुल्क में बहुत वीक है। हमारे मुल्क में ये ट्रेंड है ही नहीं कि टैक्स दिया जाए। ये तो हो गई काजिज़ किसी भी मुल्क में फिस्कल डेफिसिट के पैदा होने की।
की। तो इसके सॉल्यूशंस पे अगर हम बात करें तो इसके बहुत से सॉल्यूशंस हैं, और जो सॉल्यूशंस हैं वो ज़्यादातर बेस करते हैं टैक्सेशन सिस्टम पे ही, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम ही ऐसा एक फैक्टर है जिसकी वजह से मुल्क का रेवेन्यू बढ़ सकता है, और जब रेवेन्यू बढ़ेगा और अखराजात जो है वो पूरे होंगे रेवेन्यू से, तो तभी फिस्कल डेफिसिट किसी मुल्क में ख़त्म हो सकता है। अगर यही सिचुएशन रहे कि रेवेन्यू जो है वो कम रहे और अखराजात बढ़ते रहें, तो हमेशा फिस्कल डेफिसिट का शिकार ही रहेगा ऐसा मुल्क। तो इसलिए सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत टैक्सेशन सिस्टम पे है, यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। तो टैक्सेशन सिस्टम पे काम करने के लिए दो मेथड्स हैं, जिनमें से नंबर 1 है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और जिनमें से नंबर 2 है टैक्स कंप्लायंस कल्चर। ये दो मेथड्स हैं, इनके जरिए हम टैक्सेशन सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। अब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें क्या किया जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन की जाती है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की, यानी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, रजिस्टर्ड नहीं है, यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी है हमारे मुल्क में काफी ज्यादा। तकरीबन 30 to 36% इकोनॉमी हमारे मुल्क की जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी इनफॉर्मल है, जिसको कहीं पे भी रजिस्टर नहीं किया गया, जो किसी भी हिसाब किताब में नहीं आती। तो ऐसी इकोनॉमी को सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होगा, ताकि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को पता हो कि कितनी ज्यादा इकोनॉमी हमारे मुल्क में, और उन सब से टैक्स वसूल किया जा सके। दूसरे नंबर पे हमें क्या करना होगा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में हमें FBR की रिकंस्ट्रक्शन करनी होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि इमरान खान के दौर में 2.2 मिलियन लोगों को एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन इसमें से भी 30% लोग जो हैं वो टैक्स देने से इनकार करते हैं, यानी टैक्स नहीं देते। तो वो टैक्स क्यों नहीं देते? वो FBR की फेल्ड पॉलिसीज की वजह से टैक्स नहीं दे रहे। तो हमें FBR पे काम करने की भी जरूरत है। FBR की रिकंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन करनी चाहिए FBR की? हमें काम करना होगा FBR के आउटडेटेड मेथड्स को रिप्लेस करना होगा सबसे पहले, जैसा कि आउटडेटेड इक्विपमेंट रिप्लेस करना होगा, आउटडेटेड जो स्टाफ है उसको रिप्लेस करना होगा, ताकि जो न्यू स्टाफ है उसको लाया जा सके, फ्रेश माइंड्स को लाया जा सके, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर सके और मॉडर्न जमाने के साथ चल सके। इसके बाद क्या करना होगा, हमें एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को खत्म करना होगा FBR के इदारे में से। जितने भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज है उनको टर्मिनेट करना होगा। तीसरे नंबर पे हमें क्या करना चाहिए, हमें फॉलो करने चाहिए मेथड्स फ्रॉम डिवेल्प्ड इकोनॉमीज। हमें दुनिया भर की जो डिवेल्प्ड इकोनॉमीज हैं उनको देखना चाहिए, उनके अंदर जो जो मेथड्स यूज हो रहे हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए हमें अपनी FBR की रिकंस्ट्रक्शन में, यानी हमें अपना ये FBR का इदारा जो है इसकी सारी मैनेजमेंट को लेटेस्ट बनाना होगा, अप टू डेट बनाना होगा। चौथे नंबर पे हमें क्या करना चाहिए, हमें रिसर्च एंड अप्लाई न्यू स्ट्रेटजीज, यानी हमें रिसर्च करनी चाहिए और फिर न्यू स्ट्रेटजीज अपने मुल्क के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में जिस तरह का सिस्टम है उस मुताबिक FBR की पॉलिसीज होनी चाहिए, ताकि अपने मुल्क और अवाम के हिसाब से पॉलिसीज अप्लाई करके हम अपना टैक्स सिस्टम जो है वो ज्यादा मजबूत बना सके, क्योंकि अपने मुल्क और अपनी अवाम का खुद को ही पता होता है। तो हमें उस मुताबिक ही रिसर्च करनी चाहिए, उस मुताबिक पॉलिसीज बनानी चाहिए और उसी मुताबिक उनको अप्लाई करना चाहिए, ताकि सूटेबल हो सारा काम और सूटेबल पॉलिसीज हो हमारी अवाम के साथ, हमारे मुल्क के साथ। और इस तरह से हमें न्यू स्ट्रेटजीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए रिसर्च के थ्रू। इसके बाद हमें क्या करना होगा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में हमें करना होगा डिजिटलाइज टैक्सेशन सिस्टम। हमें अपने टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज करना होगा, यानी जो अभी तक हम मैनुअल काम करते हैं, फाइल्स में काम करते हैं, हार्ड कॉपीज इस्तेमाल करते हैं, उनकी जगह हमें सॉफ्ट फॉर्म में सारा काम करना चाहिए। हमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने चाहिए, हमें सब कुछ शिफ्ट करना चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी पे, ना कि अभी भी हम पुरानी फाइल्स का काम करें या मैनुअल काम करें। हमें सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट करना होगा, ताकि ह्यूमन एरर को कम से कम किया जा सके और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने टैक्स सिस्टम को ज्यादा सूटेबल और ज्यादा फिजिबल बनाया जा सके। इसके बाद दूसरा जो मेथड है वो है टैक्स कंप्लायंस कल्चर, टैक्सेशन सिस्टम का दूसरा मेथड। टैक्स कंप्लायंस कल्चर, जैसे मैंने अभी पीछे बात की है कि हमारे मुल्क में ट्रेंड ही नहीं है टैक्स देने का। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत वीक कल्चर है ऐसा
के टैक्स दिया जाए। लोग जो है वो टैक्स देना पसंद नहीं करते, मुख्तलिफ रास्ते ढूंढते हैं किसी तरह से टैक्स से जान छूटे। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने मुल्क में टैक्सेशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए स्पेशली टैक्स कंप्लायंस कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाना होगा, ताकि लोग जो है वो टैक्स देने में आर महसूस ना करें और खुशी खुशी टैक्स दिया करें। हमें क्या करना होगा, ये कल्चर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमें अवेयरनेस पैदा करनी होगी। अवाम में अवेयरनेस कैसे अब पैदा होगी, अवेयरनेस के लिए हमें एनजीओज की मदद लेनी होगी। उसके अलावा हमें रिलीजियस स्कॉलर्स की मदद लेनी होगी, यानी मौलवियों की फतवे वगैरह दिलवाने होंगे लोगों को, ताकि वो टैक्स देने को मजहबी फरीजा समझ सकें। तो रिलीजियस स्कॉलर जो है वो किसी भी काम में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमेशा। इसके अलावा हमें मीडिया का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सोशल मीडिया, उसके बाद न्यूज़ मीडिया जो है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हम इन सब की मदद लेनी होगी ताकि अवेयरनेस पैदा की जाए और लोग जो है वो टैक्स कल्चर की तरफ आए और टैक्स देने को अपनी जिम्मेदारी समझ सकें। इसके अलावा हमें टैक्स कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए दूसरा काम क्या करना होगा, हमें इंसेंटिव्स देने होंगे अवाम को। जैसे कि दूसरी इकोनॉमीज में, वेल डेवलप्ड कंट्रीज में आपने देखा होगा कि लोगों को बहुत इंसेंटिव्स मिलते हैं जो लोग टैक्स पे करते हैं। जैसे अमेरिका में, चाइना में, यूरोप में आपने देखा होगा जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको बहुत इंसेंटिव्स मिलते हैं। कहीं पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाती हैं, कहीं पे बच्चे जो हैं वो 18 साल तक फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप जो है वो टैक्स पेयर्स होते हैं। तो टैक्स पेयर जो होते हैं ना डिफरेंट कंट्रीज में, वेल डेवलप्ड कंट्रीज में, उनको बहुत से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जॉब्स में इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। उसके अलावा आम रूटीन की जो लाइफ है उसमें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। बच्चों की खुराक की जिम्मेदारी गवर्नमेंट खुद उठा लेती है अपने टैक्स पेयर्स के बच्चों की। तो इस तरह के बहुत से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज में, वेल डेवलप्ड कंट्रीज में। तो हमें भी इस तरह के इंसेंटिव्स देने चाहिए ताकि लोग इंसेंटिव्स को देखकर टैक्स देने की तरफ आए। उसके बाद तीसरा काम हमें क्या करना होगा, हमें मॉडर्न ट्रेनिंग करनी होगी टैक्स ऑफिसर्स की, क्योंकि हमारे जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का बहुत मसला है। उनको टैक्स कलेक्ट ही नहीं करना आता, उनको लोगों को कन्विंस ही नहीं करना आता, उसके अलावा उनको लोगों को डील ही नहीं करना आता। उनका बिहेवियर जो है वो ओल्ड है, उनकी ट्रेनिंग के सारे मेथड्स ओल्ड हैं, इसलिए वो नहीं समझ सकते, वो लेटेस्ट चीज़ों के साथ नहीं चल सकते। इसलिए हमें अपने टैक्स ऑफिसर्स की लेटेस्ट मॉडर्न ट्रेनिंग्स करनी चाहिए। उनका बिहेवियर जो है वो मॉडर्न होना चाहिए और ज़माने के मुताबिक होना चाहिए। इसी तरह हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसके अलावा और भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं, सॉल्यूशंस और भी हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन था। इसके अलावा जो अदर स्टेप्स हैं वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे हमें काम करना होगा अपना फिस्कल डेफिसिट कम से कम करने के लिए। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा, क्योंकि हमें टैक्स ज़्यादा मिलेगा। उसके अलावा हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिल कम होंगे, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, मुल्क में लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे काम करना होगा। इसके अलावा क्या करना होगा, एक्सपोर्ट्स पे काम करना होगा। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना चाहिए ताकि मुल्क से बाहर जाएं चीज़ें बन के, ना कि बाहर की बनी हुई चीज़ें मुल्क में आए। जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो मुल्क में ज़्यादा पैसा आएगा, ड्यूटीज़ ज़्यादा आएंगी, टैरिफ जो हम लगाते हैं, उसके अलावा टैक्सेस जो लगाते हैं उनकी भी शरह बढ़ेगी। इसके अलावा ओवरऑल भी जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं किसी मुल्क की तो उसमें जो आवाम होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रिच होने लगती है। तो एक्सपोर्ट्स पे हमें काम करना होगा। इसके अलावा एक और स्टेप ये भी लिया जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि लोग जो है वो इन्वेस्ट कर सके, मुल्क के अपने लोग भी इन्वेस्ट कर सके और मुल्क में बाहर से आने वाले लोग जो है वो भी अच्छे से इन्वेस्ट कर सके हमारे मुल्क में, ताकि हमारे मुल्क की इकोनॉमी दिन ब दिन अच्छी हो। जब इकोनॉमी अच्छी होगी हमारे तमाम मसाइल हल होंगे, तभी हमारा फिस्कल डेफिसिट या डॉलर डेफिसिट जो है इस जैसी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। अब मैंने इस पे तफसील से बात की हुई है डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे भी और इन्वेस्टमेंट पे भी पिछली वीडियोस में इसी सीरीज की। तो आप जब पिछली तमाम वीडियोस देखेंगे तो आपको ये तमाम बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यही सारे तरीके हैं, यही काजेज हैं, यही सॉल्यूशंस हैं। इसके अलावा बाकी कॉमन सेंस की बातें हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। और आज
इकोनॉमी पे हमारे सारे लेक्चर जो है वो खत्म हो गए। अगर आप किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहते हैं या किसी भी तरह की रहनुमाई चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आपके मतलूबा टॉपिक पे काम करेंगे और आपको जल्द से जल्द वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा ये सारा कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक है, रिसर्च्ड है। कोई भी स्टूडेंट आसानी से हमारे कंटेंट को उठा के अपने एग्जाम्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसी सूरत में हम यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हैं और हमारी ये जो मेहनत है ये काम आ सकती है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।